सामने से ये लोग भाईचारा दिखाते हैं, ये भाईचारा करके ही ये सब कांड कर रहे हैं। पैसे देने से मना करा था ना कि इस बार पैसे मैं नहीं दूंगा, उधारी नहीं दूंगा इस बार तुम्हें। मांग रिया था वो पैसे, मेरे बेटे से मांगे थे पहले उसने, तो मेरे बेटे ने कहा मेरे पास नहीं है, मैंने अपने पापा को दे दिए सारे पैसे। बस उसके बाद मेरे को कहीं फंक्शन में जाना था, मैं फंक्शन में चली गई हूँ, बस वहाँ जाके कदम ही रखा है जो वापसी फोन आए कि वापस आ जाओ, ऐसे ऐसी बात हो गई। उन्होंने देखा, वो जल्दी से आए मेरे पास, उन्होंने बोला काकी देख पापा को क्या हो गया, पूरे खूनम खान में हो रहा है। मेरे को लगा शायद नाक से या चलो मुंह से खून आ गया होगा, तो बस देखा जाके तो बस ऐसे ही पड़े हुए थे वो। कब फांसी होगी क्या होगा, उसका एनकाउंटर होना चाहिए बस। चोरी करने आया था, उनकी जेब में कुछ पैसे थे, उनकी सोने की अंगूठी थी, चेन थी, वो चुरा करके उन्होंने उसकी गर्दन पे 17-18 बार किया। और उनके दिल के पास, अभी पुलिस वाले बता रहे थे कि उनके दिल के पास कम से कम 19 बार किया। मेरे हस्बैंड ने पानी मांगा जब मैं जाने वाली थी, उषा मुझे एक गिलास, वो एक बोतल पानी दे दो। वो चढ़ रहा था जीने पे से ही, मैं चढ़ रही थी तो वो आया पीछे से, कह रहे कहाँ जा, मैं इनका पानी दे रही हूँ मैं अंकल को, कह रहा आप जाओ मैं दे दूंगा। ऐसा पानी पिलाया उसने तो पता नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मेरी मौजूदगी आर.के. आश्रम में है, जहां से एक सनसनीखेज मामला और कह सकते हैं कि दिल जला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक परिवार की खुशियां कुछ मिनटों में उजड़ गई। दरअसल एक शख्स जो कि आरबीआई में काम करते थे, रिटायर्ड एम्प्लॉय थे, संडे को अपने घर पे अकेले थे, जिनका नाम था माधव राम। वो अपने घर पे थे, उनकी उम्र कुछ लगभग 63 ईयर्स की बताई जा रही है। माधव राम जी अपने घर में मौजूद थे और अचानक एक आज़ाद खान नाम का लड़का आता है, गेट खटखटाता है और कुछ बातचीत होती है उन दोनों के बीच। ऐसा मामला सामने निकल के आ रहा है कि उधारी का मामला था, वो पैसे मांगने आया था। पहले कुछ देर पहले सब कुछ ठीक था, आराम से बात हो रही थी, लेकिन पता नहीं फिर अचानक से आज़ाद को क्या हो गया कि वो उनके ऊपर हमला कर देता है और उनको जान से मारने की कोशिश करता है और वहां से फरार हो जाता है। और ये घटना कम से कम संडे को 4 से 5 बजे के बीच की है। वो फरार होकर अपने घर चला जाता है। पुलिस को जब पता लगता है तब पुलिस आती है, बॉडी को लेके जाती है। तब तक जो अस्पताल है वहाँ पे माधवराव जी की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर्स उनको मृत घोषित कर देते हैं। इस वक्त मेरे साथ उनके परिवार मौजूद हैं, उनकी बेटी, उनकी बीवी, उनकी बहन मौजूद हैं। जानते हैं कि ये सब कुछ क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या मामला था, कि पुरानी रंजिश थी या पहले से दोस्ती से अचानक से वो जो बातचीत है वो इतने बड़े हादसे में कैसे तब्दील हो गई। इस वक्त मैं पहले उनसे बात करना चाहूँगी, जो उनकी पत्नी हैं, उनसे बात करेंगे कि ये सिलसिला कब शुरू हुआ, कब वो एक दूसरे को पहले से जानते थे। तो जो आज़ाद है वो कब से राम जी को जानता था? आते जाते रहते थे वो यहाँ पे, बस ऐसे ही बैठ उठी, वो भरोसा करते थे, हर किसी को अपना मान लिया करते थे। वो घर पे अकेले थे माधव राम जी? हाँ, ऊपर रहते थे कमरे में ऊपर। बस उसके बाद मेरे को कहीं फंक्शन में जाना था, मैं फंक्शन में चली गई हूँ, बस वहाँ जाके कदम ही रखा है जो वापसी फोन आए कि वापस आ जाओ, ऐसे ऐसी बात हो गई। आपके पति ने बस पैसे देने से मना करा था ना कि इस बार पैसे मैं नहीं दूंगा, उधारी नहीं दूंगा इस बार तुम्हें। मांग रिया था वो पैसे, मेरे बेटे से मांगे थे पहले उसने, तो मेरे बेटे ने कहा मेरे पास नहीं है, मैंने अपने पापा को दे दिए सारे पैसे। तो आपके पति के पास आए? वो मेरे पति के पास गया है, मेरा बेटा यही बता रही है मुझे। कह रहा है फिर मम्मी मैं कपड़े बदलने गया हूँ ऊपर, तो वो दोबारा से ऊपर चढ़ा है, तो ऐसे पर्दा खोल के देखा है, पापा ने बोला है देखिए सिद्धांत कोई ये चढ़ा है हमारे ऊपर। तो मेरे बेटे ने देखा कि पर्दा खोल के, तो वो था, एकदम से भाग लिया वो वहाँ से, फरार हो गया। फरार हो गया। फिर वो कहने लगा, सुन रही ही होएगा वो, ने कहा पापा मैं जा रही हूँ। वो कहने लगा ठीक है मैं सो रही हूँ। इसके पापा बोले, बस उसने सुन लिया ना कि मैं भी जा रही हूँ, बेटा भी जा रही है, बेटी नीचे सो रही थी। वो बाद में आके फिर मौके से देख के उन्होंने उसको, आसपास किसी को पता नहीं लगा, कोई शोर चीख आवाज़ पड़ोसियों को? कोई आवाज़ ही नहीं आई। पता नहीं एक जना था, 2 जने थे, 3 जने थे कि मुंह भींचा उनका सोते हुए का, क्या करा है, कुछ करा है नशे में। मेरे हस्बैंड ने पानी मांगा जब मैं जाने वाली थी, उषा मुझे एक गिलास, वो एक बोतल पानी दे दो। वो चढ़ रहा था जीने पे से ही, मैं चढ़ रही थी तो वो आया पीछे से, कह रहे कहाँ जा, मैं इनका पानी दे रही हूँ मैं अंकल को, कह रहा आप जाओ मैं दे दूंगा। ऐसा पानी पिलाया उसने तो पता नहीं। अभी उनकी स्थिति ठीक नहीं है, जितना हम उनसे बातचीत कर पाए उतना ही बता पाएंगे। अभी इस वक्त मेरे साथ माधव राम जी की बेटी जो हैं वो मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। अभी रविवार को घर में अकेले थे, कौन कौन था घर में? मम्मी फंक्शन में गई हुई थी, भाई थोड़ा किसी काम से बाहर गया हुआ था, तो मैं ही घर में अकेली थी। बस
बस उसके बाद मुझे 5 बजे पता चला, एक अंकल आते हैं हमारे, बस वो पापा के पास बैठते उठते थे, बस उन्होंने देखा, वो जल्दी से आए मेरे पास। उन्होंने बोला काकी देख पापा को क्या हो गया, पूरे खून खान में हो रहा है। मेरे को लगा शायद नाक से या चलो मुँह वूह से खून आ गया होगा, तो बस देखा जाके तो बस ऐसे ही पड़े हुए थे वो। पहले आ जाना था उस शख्स का आपके घर में, आपके पापा से मिलना जुलना था? बैठ उठती थोड़े सा, जैसे कोई भी आ जाता था बात करने, बैठ जाता था 2 मिनट उनके पास, बस ये। पहले से भी उन्होंने आपके पापा से उधारी ली थी? उधारी का तो मम्मी, बस उसी दिन का बेटा बता दिया कि पैसे हाँ पैसे मांग रहा था वो। बस पता है क्या हुआ ना, वो चैन जो थी ना सोने की, वो चैन जो थी उन्होंने मेरे को कहा उषा मुझे चैन पहना दो संडे वाले दिन। एक दिन तो उन्होंने शनिवार को मेरे से चैन मांगी है, तो वो बैठा था, तो मैंने कह रहा था, वो जिद्दी थे थोड़ा सा, बस बचपन उनका था, पहनने ओढ़ने का उनको शौक़ बहुत था। कह रहा मुझे वो चैन ला दो मैं पहनूंगा। वो चैन उन्होंने उसके सामने पहनी, उसकी निगाह चैन के ऊपर ही थी। उसके बाद रात को किसी ने डांटा होगा, तो 1-2 यार दोस्तों ने, कि तुम अकेले ऊपर रहते हो, ये ऐसे मत पहना करो, नीचे भिजवा दो। वो उन्होंने नीचे भिजवा दी मेरे कहने। उसके बाद संडे वाले दिन फिर पता नहीं उनको क्या हुआ, उषा मुझे वो चैन पहना दो, मुझे चैन पहना दो। मैंने कहा मैं जा रही हूँ, रहने दो, आके पहन लेना। कह रहा नहीं मुझे पहना दो। बस वो चैन ही पहनानी वो हो गई उनकी, वो चैन के। आज़ाद पे शक था, आज़ाद खान पे, कि कभी वो कुछ ऐसा कर सकता है, कभी उसके व्यवहार में कुछ अटपटापन कुछ दिखा था, कुछ कभी शंका हुई थी आज़ाद खान के चेहरे पे या उसके व्यवहार से, बातचीत में? पापा ऐसा कुछ भी तो नहीं लग रहा था। पहले उन्होंने अपनी मम्मी का भी मार कर दिया था, उसी ने करा था? उसी ने अपनी मम्मी का करा था। उसने आप बोलिए कबूलिया, नहीं तो पहले पीछे लोगों ने उसे बचा दिया था। तो जब आपको ये पता था, मतलब जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि उसने अभी पुलिस स्टेशन में ये भी कबूला है कि मैंने अपनी मम्मी को भी मार दिया था, तो फिर आप लोग उससे मेल जोल करते क्यों थे? वो तो मतलब ऑलरेडी एक क्रिमिनल है, तो आपको तो उसे घर में ही नहीं घुसने देना चाहिए था। क्या था ना, साबित कर दिया था, पुलिस ने भी कह दिया था ना कि इसने नहीं करा है। अब पता नहीं क्या था क्या नहीं था कि जो उसको वो कर दिया था, बचा लिया था उसको, कि इसने नहीं करा, ये नहीं कर सकता है। सुनने में आ रहा है कि आज़ाद खान जो है, जब यहाँ से उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया तो अपने घर गया। सुनने में आ रहा है कि उसकी बीवी ने भी इस इतने बड़े घटिया मामले में, घिनौने मामले में उसका साथ दिया है। क्या करा है उसकी बीवी ने? उसकी बीवी ने वो गया है वहाँ पे, उसने अपने कमीज जो थी उसको दी है, उसकी वो जो उनके सारे सीने के अंदर वो कैची भी उसने छुपाई है वहाँ पे, उसकी वाइफ ने धोई है। और वो शर्ट भी धो रही थी, जल्दी जल्दी सबूत मिटा रही थी वो। इतने में पीछे पुलिस पहुँच गई। रुबीना है। मतलब दोनों इसमें शामिल थे। उसने पुलिस को कंप्लेंट करने की बजाय कि मेरा पति किसी को मार के आ गया है, उसने अपने पति का साथ दिया और सबूत मिटाने की कोशिश करी। दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अब आपकी मांगे क्या हैं? क्या एक्शन चाहते हैं आप? हो जाएंगी मेरी मांगे पूरी। हमें एनकाउंटर चाहिए, बस एनकाउंटर ही चाहिए कि उसको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि जब फांसी तो ये इसको बिठा के रखे कि कब फांसी होगी क्या होगा, उसका एनकाउंटर होना चाहिए बस। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है आपको? पुलिस कह रही है कि हम जो आप कहोगे उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, लेकिन हम यही कहते हैं कि उसको एनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि अब उसने कबूल भी लिया है कि उसने अपनी माँ को भी मारा था। पहले तो उसने सारे सबूत मिटा दिए थे, तो वो किसी के हत्थे नहीं चढ़ा था, तो अपनी माँ को मार के भी वो आज़ाद घूम रहा था। और उसने अब दोबारा हमारे फुप्पा जी पे ये वार किया, और अगर तीसरी बार पुलिस उसे उम्र कैद भी देती है तो भी हमें खतरा है कि कहीं वो छूट के फिर से निकल के और किसी को ये हमला और किसी पे ना करे। तो इसलिए हम पुलिस से और सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि उसका एनकाउंटर ही होना चाहिए। आज़ाद खान के व्यवहार में कुछ अटपटापन लगा था? कभी बातचीत या कभी चेहरे पे गुस्सा दिखा हो, कभी कुछ हो? था उसके व्यवहार में, वो आता था, मदद वगैरह मांगता था फुप्पा जी से पैसों की, तो वो दे दिया करते थे। लेकिन पैसों का था, चेन का था कि उसने इतनी बड़ी वारदात? तो चेन का ही था, बस वो उस चेन की वजह से ही उसने वो सारा जो किया हादसा। चोरी करने आया था, उनकी जेब में कुछ पैसे थे, उनकी सोने की अंगूठी थी, चेन थी, वो चुरा करके उन्होंने उसकी गर्दन पे 17-18 बार किया। और उनके दिल के पास, अभी पुलिस वाले बता रहे थे कि उनके दिल के पास कम से कम 19 बार
किया। पोस्टमार्टम वगैरह सब हुआ, बट हमें अभी हमने देखा नहीं है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में, बट सारा कुछ उसमें लिखा होगा कि क्या उसने सुंघाया है, कि जो एक चीख तक हमें उनकी सुनाई नहीं दी। अच्छा ये बताइए, आप बोल रही कि आप उस दिन घर में मौजूद थी संडे को, तो वो घर में घुसा कैसे और गया कैसे, आपको पता नहीं लगा? वो जीना है ना हमारे ऊपर वाले कमरे का, वो बाहर से है, तो मैं अंदर थी, मुझे नहीं पता चला कि ऊपर कौन चढ़ा है क्या दरवाजा खोल रखा था आपने? दरवाजा खोल, हाँ मेरा भी दरवाजा खुला हुआ था, पापा भी दरवाजा खोल के ही सो, पता ही नहीं चला उसने मुंह था। दबाया। और जब उसने ये कांड करा, वो ये करके बाहर सीढ़ियों से छतों छतों कूद के गया, और कुछ लोगों ने भी देखा ब्लाइंड स्कूल में, तो बता रहे हैं कि कैमरे में भी आया था कि जब वो छलांग रहा था मतलब छत को, तो वो अपने हाथ को ऐसे देखता हुआ जा रहा था कि कहीं मेरे हाथ में कुछ लगा तो नहीं है। जैसे ही वो छलांग करके छत अपने घर गया, वहाँ पहुंचकर वो अपने कपड़े वगैरह उतार रहा था, तो उसकी बीवी ने देखा, उसकी मदद करी, उसकी बीवी फटाफट से सबूत मिटाने लगी, कपड़े धोने लगी उसके खून के, और जो भी औजार था जिससे उसने वार किया वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। तो बस हम तो यही चाहते, देखो आप लोग आ रहे हो, हमें इंसाफ दिलाना, हमारी बुआ के परिवार को इंसाफ दिलाना, तब हमें शांति मिलेगी, तब मेरे फुप्पा जी की आत्मा को शांति मिलेगी, वरना ये कांड कभी रुकेंगे नहीं। मैं सरकार से भी ये कहूँगी कि बस उसको यही सज़ा मिलनी चाहिए, उसका एनकाउंटर ही होना चाहिए, यही विनती है आप लोगों से, क्योंकि हम किसी के व्यवहार से उसके मन का, उसके दिल का नहीं पता चला सकते ना, कि किसके मन में और किसके दिल में क्या चल रहा है। सामने से और मुंह से तो सब अपने अपने बने रहते हैं, बट किसके मन में क्या चल रहा है ये हमें नहीं पता कर सकते। और बस मैं यही कहूँगी सरकार के कि मेरी बुआ, सरकार से कि मेरी बुआ पे जो अब बीत रही है उन्हें इंसाफ दिलाओ, और मेरे भाई को नौकरी मिलनी चाहिए। वाले थे वही थे? एक ही कमाने वाले थे, इनकी रोजी रोटी उनकी पेंशन से चलती थी। हाँ जी, तो आपसे यही विनती है कि मेरे भाई को नौकरी भी दिलाई जाए, ताकि इनके घर का गुजारा चले, क्योंकि इनका घर उन्हीं से ही चलता था। अगर किसी ऐसे बंदे को दोस्त भी कभी बनाऊंगी तो मेरे मन में बहुत डर रहेगा। इवन अगर कोई मतलब कहते हैं ना किराए के लिए भी घर लेने आएगा तो मैं कभी नहीं दूंगी। इतना डर बैठ गया है? क्योंकि देखो सामने से ये लोग भाईचारा दिखाते हैं, ये भाईचारा करके ही ये सब कांड कर रहे हैं। कोई अफसोस है उसको? उसको कुछ अफसोस नहीं, जैसे अपनी माँ को मारने का कोई अफसोस नहीं था, खुला घूम रहा था, तो उसके लिए हम तुम जैसे क्या लोग होंगे, वो तो फिर छूट क्या जाएगा, किसी का भी वारदात किसी के साथ भी कर सकता है दोबारा। तो इसलिए हम यही कहते हैं कि उसका एनकाउंटर होना चाहिए। मेरे फुप्पा जी की आत्मा को जब भी शांति मिलेगी जब उसका एनकाउंटर होगा। मेरी सरकार से और सभी यही सबसे रिक्वेस्ट है कि उसका एनकाउंटर होना चाहिए। उसकी बीवी भी नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि हमें खतरा होगा कि आगे उसकी बीवी कभी बदला लेने के लिए, कुछ करने के लिए मेरी बुआ के परिवार पे कुछ कर दे, क्योंकि हमें खतरा है। बस उनको कह रहे हैं, तरुण के घर वालों को 6-7 मुसलमानियाँ आई थी, उनको बाद में धमकियाँ दे के गई हैं, तो अब बेचारे डर के मारे पोस्ट वो लगा दिए लिख के कि ये मकान बिकाऊँ है, ये मकान बिकाऊँ है। आपको भी डर ऐसा लग रहा है कि अगर वो कल को छूट के आता है वो या उसकी बीवी, कि हमको धमकियाँ या कुछ हो सकता है हमारे? हमें बहुत डर लग रहा है इस टाइम, बहुत ज़्यादा। मैं कह रही हूँ बहुत हमदर्दी करके देख लिया, आज उसका नतीजा मिल गया है कि आज का वो दौर नहीं है किसी के साथ हमदर्दी करने का, किसी की हेल्प करने का भी, क्योंकि देख लिया वो आज इसी चक्कर में हमारे फुप्पा जी ने अपनी जान गंवाई है। आपको पुलिस पे भरोसा है कि कुछ करेगी, वो न्याय दिलाएगी परिवार को आपके? अब ये तो जब पुलिस क्या करती है, अब यही चीज़ देखनी है बस, कि वो कितना साथ देगी, कितना न्याय दिलाएगी। पुलिस ने आश्वासन दिया आपको? आश्वासन तो दे रही है, बस करके भी दिखाए पुलिस हमें। जो हम मांग कर रहे हैं वो हमारी पूरी करे, हमें बस वो मौका देखना चाहिए, हमें मौत के बदले मौत चाहिए बस। ये लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं। आप सोचिए, वो घर में एक ही थे शख्स थे जो कमाने वाले थे, सब लोग उन पर डिपेंडेंट थे, उनकी दोनों बेटियां, उनके बेटे, उनकी बीवी, सब उन पर डिपेंडेंट थे, क्योंकि वो उनकी पेंशन आती है, उनके पेंशन से ही घर चलता था। अब इस परिवार की मांग ये है कि हमको एनकाउंटर चाहिए, और उसकी बीवी जो है जेल से छूटने नहीं चाहिए, और हम चाहते हैं कानूनी तरीके से या तो एनकाउंटर हो या फिर फांसी की सज़ा जो है कोर्ट द्वारा सुनाई जाए। और उनका ये भी कहना है कि हमारे जो इनके बेटे हैं सबसे बड़े, उनको सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि एक कमाने वाले थे और जो इस घर से जा चुके हैं। अगर वो शायद घर में कोई और होता तो शायद बच सकते थे, लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है कि वो अचानक से आ जाता है और लालच के चक्कर में, एक चेन और कुछ पैसों के चक्कर में उसको डर भी नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। ना तो सोचिए कि हमारे भारत का लॉ एंड ऑर्डर कितना लचीला हो चुका है कि क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, और जो क्राइम कर रहा है उसको ये भी डर नहीं है कि हमारे ऊपर कोई सख्त कार्रवाई हो सकती है। इतने बड़ा हथियार वो अपने साथ लेके आता है, पूरी मंशा से आता है कि आज मैं इस शख्स को
से और उसको किसी बात का डर नहीं होता, फरार भी हो जाता है और उसके चेहरे पे एक भी शिकन नहीं है, जो पहले भी क्राइम कर चुका हो, क्योंकि सुनने में आ रहा है इस परिवार से कि उसने अपनी माँ को ही मारा। खैर इसकी भी पुष्टि नहीं करी गई है, लेकिन अगर ऐसा असलियत में है तो ये बहुत डरावनी बात है कि जो क्राइम कर रहा है और जो क्राइम पहले कर चुका है, इसका मतलब साफ है कि उसको कानून का, शासन प्रशासन का, सरकार का, किसी का भी डर नहीं है। हम यही आशा करेंगे कि इसके ऊपर, इस केस के ऊपर और क्राइम रेट के ऊपर पकड़ बनाई जाए और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सख्त से सख्त कानून बनाए जाएं, ताकि कोई भी क्रिमिनल क्राइम करने से पहले या कोई भी शख्स अगर सोच रहा है कुछ ऐसा घिनौना काम, ऐसा दरिंदगी वाला काम करने से पहले, तो उसके मन में डर रहे कि भारत में अगर वो कुछ ऐसा सोचेगा तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। अभी ये अच्छी बात है कि दिल्ली पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, आज़ाद खान को भी और उसकी पत्नी को भी, क्योंकि उसकी पत्नी ने इस पूरे घिनौने काम में उसका साथ दिया और सबूत मिटाने की कोशिश करी। लेकिन हम चाहेंगे कानूनी तरीके से कार्रवाई हो, ताकि आर.के. आश्रम से या दिल्ली के किसी भी इलाके से ऐसी खबर ना आए और कोई भी अगर सोचे भी तो उसके हाथ कपकपाएं और उसको पता लगे कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर और भारत का लॉ एंड ऑर्डर सख्ती से काम कर रहा है। लेकिन ये सब कुछ सरकार पे डिपेंड करता है कि सरकार कब एक्शन लेगी। इस मामले में आगे पूरी जो भी अपडेट होगी कि सरकार आगे क्या करती है, दिल्ली पुलिस क्या करती है, क्या एक्शन लेती है इस केस के ऊपर, मैं हमारे चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। तब तक ले बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।